हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आगे हम वापस अपने सेकंड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर जो हमें बताता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि बहुत सारी वीडियो जो आने वाली है उनका बेनिफिट तुम्हें जल्दी से जल्दी मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। हाँ जी बच्चों, जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर ना एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ना होके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम बताता है। हम लोग अपनी यूनिट कर रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये वाला चैप्टर उसको समझने के लिए, नेशनल इनकम को समझने के लिए और कंट्रोल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर के ऊपर कंट्रोल नहीं बनाया, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा, तो आगे वाले चैप्टर आपसे नहीं होने वाले। प्लीज अपना बैग्स को पैक रखना, नेशनल इनकम आप नहीं समझ सकते हो। तो अगर हम समझे नेशनल इनकम के मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, बेसिकली ध्यान से सुनो। हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर हम वर्ड को क्लासिफाई करें सर, नेशनल इनकम का मतलब है इनकम ऑफ द नेशन। इनकम ऑफ द नेशन का मतलब जो हमारे नेशन में इनकम हो रही है। तो सर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नेशन क्या है। यानी यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आता है जो आपको बताता है कि आपका नेशन क्या है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया है डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो बेसिकली ये आपकी कंट्री है। देखो बेसिकली ये आपकी कंट्री है। अगर आपकी कंट्री है, आप उस कंट्री के अंदर जो विद इन द कंट्री काम हो रहा है, ठीक है, जो विद इन द कंट्री की बाउंड्रीज है, उस बाउंड्री को आप बोलोगे डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमें ये बताएगा कि हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो कहाँ तक फैली हुई है। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर हम बुकिश लाइफ की बात करें, एक नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है, इसके ऊपर का नहीं आता। अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा नेशन कहां तक फैला हुआ है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। सर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब, बेटा फ्रंटियर वर्ड का मतलब होता है बाउंड्री, यानी पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब जहां तक हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उसकी पावर्स चल सकती है, या जहां तक इंडिया की गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वहां तक बोला जाता है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। तो वहां तक इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी रहेगी नॉर्मल लैंग्वेज, यानी किसी नॉर्मल पर्सन से बोले इंडिया कहां तक फैला हुआ है, तो जहां तक इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, यानी कि इंडिया के जहां तक पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, वहां तक इंडिया फैला हुआ है। सर बट हम इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा ये तीन चीजें भी लेनी होती है हमारी, कहां पर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अब वो तीन चीजें क्या क्या है, ध्यान से सुनना। सर पहला है हमारे पास शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय दी नॉर्मल रेजिडेंट। वर्ड आ रहा है नॉर्मल रेजिडेंट, अभी समझेंगे क्या होता है। बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, ध्यान से सुनना बेटा, एग्जांपल देके समझाते हैं। रशिया और जापान, रशिया और जापान के बीच में प्लेन उड़ रहे हैं, ठीक है, जापान और रशिया से प्लेन उड़ रहे हैं, और जो प्लेन उड़ रहे हैं वो कौन सी कंट्री के, कौन सी कंपनी के हैं, वो है एयर इंडिया के। यानी अगर एयर इंडिया कंपनी का, एयर इंडिया इंडिया की कंपनी है, इसके प्लेन्स अगर रशिया और जापान के बीच में उड़ रहे हैं, तो माना जाएगा वो जो प्लेन्स हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, उनसे होने वाली इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। तो समझ आता है कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट को अभी ऐसे समझ सकते हैं जो एक कंट्री में नॉर्मली पर्सन रहता है, आगे जाके नॉर्मल रेजिडेंट डीपली भी समझेंगे। तो ये पहला पॉइंट है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा ये भी चीज आ जाती है। सेकंड पॉइंट है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। यानी कोई फिशिंग वेसल हो, सर फिशिंग वेसल क्या होता है, मछली पकड़ने वाले जहाज। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हो, सर ये ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स क्या होता है। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, जिस कंपनी का नाम है ओएनजीसी। ओएनजीसी का मतलब है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है। इसका काम क्या होता है, ये इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स लगाती है। उन मशीन्स में क्या होता है, उन मशीन से ना ये पानी के अंदर से ना ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कह रहा है जब इस तरीके की कोई मशीन इंटरनेशनल वाटर्स में, एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म जो पानी के अंदर तैर रहे होते हैं और जिनके ऊपर प्लेन्स वगैरह लैंड कर जाते हैं। ओके, तो अगर ये तीन चीजें, फिशिंग वेसल हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हो, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो, और जो ऑपरेट कर रहा हो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर, यानी ये तीन चीजें अगर आप इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रहे हो, इंडिया से आप गए हो और इंडिया से इन तीन चीजों को इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रहे हो, तो माना जाएगा तीनों चीजें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, और इन तीनों से होने वाली इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में आएगी। प्रोवाइडेड आप इलीगल काम नहीं कर सकते, आपके पास वहां पर काम करने के लिए
एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन का होना भी बहुत जरूरी है। थर्ड पार्ट अगर हम समझे इन दोनों के अलावा, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। एम्बेसीज क्या होता है सर? एम्बेसीज जो हमारी कंट्री के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं इन द अदर कंट्री, हमारी कंट्री के लोगों की हेल्प करते हैं इन द अदर कंट्री। कह रहा आपकी एम्बेसी अगर किसी कंट्री में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, यानी अगर इंडियन एम्बेसी जापान में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जाएगा। कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुलेट्स भी ना एम्बेसी की तरह एक बिल्डिंग होती है, बट इनका ऑफिशियल काम क्या होता है? देखो एम्बेसीज तो सारे काम करेगी, आपका वीजा, पासपोर्ट, कोई अगर आपको इशू हो जाता है, लीगल फाइनेंशियल इशू हो जाता है तो एम्बेसी सॉल्व करती है। कॉन्सुलेट्स का काम होता है कि हमारी कंट्री का इंटरेस्ट उस कंट्री में, उस हमारी कंट्री का कल्चर और इंटरेस्ट उस कंट्री में प्रमोट करना, बढ़ाना। और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, अगर कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आप किसी कंट्री में लगाते हो तो माना जाएगा कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो ये तीन चीजें आती हैं हमारे पास जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। सर ये तीनों तो आ गए, इसके अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी? पहली, अगर कोई फॉरेन कंट्री की एम्बेसी है, यानी एम्बेसी हो गया, कॉन्सुलेट्स हो गया, या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, यानी जो ऊपर हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा, ये बाहर वाली कंट्री की अगर कुछ है, एस्टैब्लिशमेंट है जो अदर कंट्रीज की है, फॉरेन कंट्रीज की है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया में रशियन एम्बेसी या इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। सिमिलरली दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ गया सर? यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, अगर इनके ऑफिसेस इंडिया में ऑपरेट करते हैं तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माने जाते हैं। तो ये इस चैप्टर का ले देखिए अभी तक का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी, पेपर में 1 मार्क का आता है। इसके सिंपल क्वेश्चंस की वो डोमेस्टिक टेरिटरी होंगे या नहीं होंगे वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको जरूर करके जाना। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट रह जाता है किसी पॉइंट के बारे में कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी या नहीं होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या होता है, किसको बोला जाता है? सर नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है, देखो हम ना अभी हमने ये पढ़ लिया फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि इंडिया कहां तक फैला हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी आती है, डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल फ्रंटियर, और उसके अलावा 3 पॉइंट पढ़े। अब आ रहा है कौन से लोग होंगे जिनकी इनकम को नेशनल इनकम में डाला जाएगा? कह रहा है नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को नेशनल इनकम में डाला जाएगा। यानी वी मस्ट हैव टू नो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स होते क्या है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि क्या होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। देखो 2 कंडीशन फुलफिल करनी है कि आप एक कंट्री में ऑर्डिनरी तरीके से रहते हो, यानी आप एक कंट्री में ऑर्डिनरी तरीके से रहते हो। दूसरा, आप एक कंट्री के अंदर आपका, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वर्ड आ रहा है हमारे पास, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है। तो 2 चीजें आ गई हमारे पास कि आप ऑर्डिनरी उस कंट्री में रहते हो और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है। अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल कर देते हो तो आप एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाओगे। सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है आप 3 चीजें उस कंट्री में करते हो। क्या क्या 3 चीजें हैं? आप उस कंट्री में अर्निंग करते हो, आप उस कंट्री में स्पेंडिंग करते हो, और आप उस कंट्री में अक्यूमुलेशन करते हो। सर इनका मतलब क्या हुआ? आप उस कंट्री से कमाते हो, आप उस कंट्री में खर्चते हो, और आप उसी कंट्री में बचाते हो, तो माना जाएगा कि आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो। ऑर्डिनरी रहने का क्या मतलब था? ऑर्डिनरी का मतलब था मोर देन 1 ईयर, यानी आप एक कंट्री में मोर देन 1 ईयर रहते हो, ठीक है, और उसके अलावा आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री में लाई करता है, तो आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बोले जाओगे। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ आता है। उसके अलावा बात करें हम लोग, अगर हमारे पास कौन से ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो ये पॉइंट लिखे हैं मैंने 6 पॉइंट जिनको नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स है, पेपर में इनमें से भी 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। पहला पॉइंट है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। अगर कोई पर्सन इंडिया में एज अ विजिटर, एज अ टूरिस्ट घूमने आया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, स्पोर्ट्स के लिए आया है, तो उसको इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। सेकंड, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। सर ऊपर हमने पढ़ा था कि इन लोगों को तो डोमेस्टिक टेरिटरी भी नहीं माना जाता, यानी जो हमारे पास एम्बेसीज वगैरह होती है फॉरेन कंट्री की, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होती, तो इनके एम्प्लॉइज भी यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कैसे हो जाएंगे? तो इनके एम्प्लॉइज को भी यहाँ का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। फिर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, इन लोगों को भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। सर ये तो वैसे ही पर्सन नहीं होते, बट बेटा इंस्टीट्यूशन तो है ना। नॉर्मल रेजिडेंट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन, ह्यूमंस की बात नहीं हो रही, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस की बात भी हो रही है। ओके, देन आता है हमारे पास एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं वो भी इंडिया के रेजिडेंट नहीं होंगे, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वहां के रेजिडेंट होंगे।
बट यहाँ पर एक बहुत ही खास पॉइंट आता है। सपोज यूएनओ का ऑफिस इंडिया में है जिसमें एक अमेरिकन काम करता है, यानी यूएनओ का ऑफिस इंडिया में है, अमेरिकन काम करता है। अगर वो अमेरिकन 1 साल से कम उस ऑफिस में काम कर रहा है तब तो वो अमेरिका का रेजिडेंट रहेगा, बट अगर वो 1 साल से ज्यादा उस ऑफिस में काम कर लेता है ना तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। तो यानी उनका जो स्टे है वो इंडिया में 1 साल से कम के लिए होना चाहिए। समझ आता है? आई होप सो आपको समझ आता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज नॉर्मल रेजिडेंट मान लिए जाएंगे अगर उनका स्टे इंडिया में 1 साल से ज्यादा हो जाता है। ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्रू मेंबर्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल एम्प्लॉइज। यानी अगर कोई, जैसे मैं ऐसे समझाता हूं आपको, इंडिया में पानी का एक जहाज आया, अब वो जहाज जो था वो कार्गो शिप था। कार्गो शिप जब आता है बहुत सारे कंटेनर्स वगैरह लेके आता है, दूसरी कंट्री से अपना जो सामान है वो लेके आता है। तो जब वो शिप इंडिया में आया, ठीक है, इंडियन वाटर्स में आया, अब वो इंडिया के अंदर रुक गया जहाज, यहाँ पर पार्क हुआ पड़ा है, उससे सारे कंटेनर जो थे उसके ऊपर वो अनलोड हुए। अब अनलोड होने के बाद वो कंटेनर, वो शिप है ना, वहां पर वेट करेगा, क्योंकि दोबारा से फुलफिल होके ही यहाँ से निकलेगा। खाली शिप जाएगा बहुत खर्चा आ जाएगा, तो दोबारा से शिप भरेगा तभी इंडिया से वापस जाएगा। और उस शिप को भरने में ना कई कई महीने लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। अब वो शिप जब आया है तो वो खाली हाथ तो नहीं आया होगा, यानी ये बिना ह्यूमन कंट्रोल के तो नहीं आया होगा, उसमें शिप का कैप्टन भी रहा होगा, एम्प्लॉइज भी रहे होंगे। तो वो सारे लोग भी जब शिप इंडिया में रुकेगा तो वो भी इंडिया में रुकेंगे, इंडिया में खाएंगे पिएंगे। अगर उनका स्टे इंडिया में 1 साल से कम का रहता है ना तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, बट अगर उनका स्टे भी इंडिया में 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। आई होप तो समझ आता है आपको ये कि क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल एम्प्लॉइज अगर इंडिया में 1 साल से कम के लिए स्टे है तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, ज्यादा रुक जाते तो मान लिए जाएंगे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स, इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं इंडिया एंड नेपाल। आपको पता है इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल ऐसा बॉर्डर है जैसे आप अपने पड़ोस के घर में जा रहे हो। यानी आप इंडिया और नेपाल का बॉर्डर ऐसे क्रॉस कर सकते हो जैसे कि आप अपने पड़ोसी के घर में जाते हो, यानी विदाउट आस्किंग आप किसी से बिना पूछे अपने पड़ोसी के घर में घुस जाते हो, वैसे आप नेपाल में घुस सकते हो बिना किसी से पूछे। ऐसे नेपाली लोग यहाँ पर भी आ सकते हैं। ओके, हाँ जी, तो इसका मतलब हमें वीजा वगैरह नहीं चाहिए। अब देखो बॉर्डर के नियर बाय जो लोग रहते हैं वो डेली बेसिस पे नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आते होंगे काम करने के लिए, क्योंकि हो सकता है उनका बिजनेस वगैरह काम वगैरह इंडिया में हो। सिमिलरली इंडियंस यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाते होंगे काम करने के लिए, जो शाम को अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब वो कह रहा है ऐसे एम्प्लॉइज जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं और डेली बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनको उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जहां वो रहते हैं, वहां का नहीं जहां वो काम करने जाते हैं। सपोज कोई इंडियन नेपाल में काम करने जा रहा है डेली बेसिस पे, तो वो नेपाल का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो इंडिया का ही रहेगा। कोई अगर नेपाली इंडिया में काम करने आ रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, वो नेपाल का ही रहेगा, क्योंकि रोज शाम को अपने घर लौट जाता है। तो आई होप से समझ आते हैं, 6 पॉइंट नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है डोमेस्टिक टेरिटरी का, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेजिडेंट। देखो ये तो वो वाले कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में से जो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन देते हैं। अब आ रहे हैं हमारे पास थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। अब बच्चों अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जो है फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे फर्स्ट चैप्टर पे, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। फर्स्ट चैप्टर में याद करो आपने क्या पढ़ा था। सर हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक हाउस होल्ड होता है, एक फॉर्म्स होता है। हाउस होल्ड ना फॉर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है इन दी फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और जो हाउस होल्ड होता है वो फॉर्म को क्या, सॉरी जो फॉर्म्स होती है वो हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करती है सर, फैक्टर पेमेंट इन दी फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी हमने देखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनके बदले फैक्टर पेमेंट की जा रही है, जो कि है लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। सर ये क्या चीजें हैं, ध्यान से सुनो। फर्म ने हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज ली, काम किया, बदले में पेमेंट करी, ठीक है जी, सिंपल सी बात थी। देखो फैक्टर सर्विसेज ली यानी कुछ ना कुछ लिया, बदले में पेमेंट करी है, तो कुछ यूज करके पेमेंट करी है, एज इन की दे हैव यूज्ड द फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर द प्रोडक्शन का यूज किया। जब आप देश में प्रोडक्टिविटी जनरेट करके उसके बदले कुछ पे कर रहे हो उसको फैक्टर इनकम बोला जाता है। यानी इन शॉर्ट सर फैक्टर इनकम इज अ इनकम पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर यूजिंग अप देयर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यूज किया, बदले में पैसा दिया, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी जनरेट की होगी इसलिए पैसा पे किया। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम एक ही बात है। सर कैसे? देखो सपोज मैं हूं, आप हाउस होल्ड हो, मैंने आपसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लिया,
बदले में आपको रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया। सर जितना मैंने रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया है उतना ही तो आपने रिसीव किया, यानी इसका मतलब कि जितना मैंने पे किया उतने आपने रिसीव किया। तो फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो फैक्टर इनकम को बायलैटरल इनकम भी बोला जाता है क्योंकि ये टू साइडेड इनकम होती है। इसके अंदर वन साइड से फैक्टर सर्विसेज ली जाती है, सेकंड साइड से पेमेंट की जाती है। ओके, इसके अलावा ये वाली इनकम ही होती है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, यानी फैक्टर इनकम इज द इनकम व्हिच इंक्लूड्स इन द नेशनल इनकम। आई होप तो समझ आता है। फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम के रिक्वायर्ड नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से भी ले सकते हो। उसके अलावा हम बात करें ट्रांसफर इनकम की। सर ट्रांसफर इनकम वो वाली इनकम है जो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ रेंट एनी काइंड ऑफ फैक्टर सर्विसेज जनरेट होती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो ओल्ड एज पेंशन पे कर रही है लोगों को, ओल्ड एज पेंशन पे कर रही है। सो ओल्ड एज पेंशन इज द ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कहीं से डोनेशंस मिल रही है, ग्रांट्स मिल रही है, जिसके बदले गवर्नमेंट ने कुछ पे नहीं कर रहा, गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस रिसीव करती है। जो टैक्सेस गवर्नमेंट रिसीव करती है ना, दीज टैक्सेस आर आल्सो द ट्रांसफर इनकम फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस के बदले डायरेक्टली कुछ भी प्रोवाइड करने के लिए बाउंड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं ज्यादा टैक्स देता हूं तो गवर्नमेंट मुझे ये बेनिफिट देगी, बिल्कुल नहीं देगी सर। गवर्नमेंट सबको उस टैक्स से इक्वल बेनिफिट देने की कोशिश करती है। तो टैक्स भी गवर्नमेंट की एक ट्रांसफर इनकम ही हुई। तो आई होप सो आपको फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम समझ आता है। ट्रांसफर इनकम को यूनिलैटरल इनकम भी बोला जाता है और ये हमारे पास नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है। इनका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार टॉपिक है। ओके, ध्यान से पढ़ना है इसको। हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स से पहले ना मैं आपको मीनिंग बताना चाहूंगा नेशनल इनकम का। सर ये क्या मतलब हुआ, हम नेशनल इनकम पढ़ते हुए सेकंड चैप्टर के मिड पे पहुंच गए, अभी तक नेशनल इनकम का मीनिंग नहीं पता। बेटा मीनिंग ना आपकी बुक में सही से कहीं पर लिखा ही नहीं है। नेशनल इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। सर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यानी वैल्यू को बोला जाता है नेशनल इनकम। बिल्कुल बेटा, नेशनल इनकम ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बेचा बदले में रिसीव किया, जो पैसा कमाया वो नेशनल इनकम हो गया। नेशनल इनकम होती है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी देश में जो फाइनल गुड्स बन रहे हैं इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम बोला जाता है। सर वर्ड आ गया फाइनल गुड्स, उसी को समझाने के लिए तो हमारा टॉपिक है बेटा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, यानी हम लोग समझने वाले हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू को नेशनल इनकम में डाला जाता है। अब सर फाइनल गुड्स क्या होते हैं? बेटा फाइनल गुड्स वो वाले गुड्स है या तो जो कंजम्पशन पर्पस के लिए रेडी है या फिर जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रेडी है, यानी दीज आर द गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। आई होप सो समझ आता है, ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस इन गुड्स को यूज किया जा सकता है। ओके, कंजम्पशन पर्पस का मतलब सर ये गुड्स यूज किए जाएंगे बाय द हाउस होल्ड्स, और सर इन्वेस्टमेंट पर्पस का मतलब सर ये गुड्स यूज किए जाएंगे फॉर द बिजनेस फर्म्स, फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर द बिजनेसेस। आई होप सो समझ आता है फाइनल गुड्स। देखो फाइनल गुड्स बेसिकली वो वाले गुड्स भी होते हैं जिनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती, जो बिजनेस में या घर पे यूज किए जाएंगे। सर कंजम्पशन गुड्स कौन यूज कर रहा है? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट गुड कौन यूज कर रहा है? फर्म्स। आई होप सो फाइनल गुड्स के बारे में समझ आता है। इसके बारे में दोबारा से पढ़ेंगे, पहले इंटरमीडिएट गुड्स की बात सुनो। इंटरमीडिएट गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं सर या तो जिन गुड्स की आप फर्दर प्रोसेसिंग करोगे, यानी जो गुड्स फर्दर प्रोसेसिंग होगे कुछ और बन जाएंगे, या फिर जिनको आपने रीसेल के लिए खरीदा है। आई होप सो समझ आता है, या तो जिनको रीसेल के लिए खरीदा हुआ है या फिर जिनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होनी है। आपने शुगर खरीदा, शुगर से स्वीट्स बनाओगे तो शुगर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द स्वीट्स। ओके, आपने बनी बनाई मिठाइयां खरीदी हैं जिनको आप दुकान में रख के बेचोगे तो मिठाइयां भी इज एन इंटरमीडिएट गुड फॉर यू। तो इंटरमीडिएट गुड वो वाले गुड हो गए जिनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होनी है। बेसिकली बोल सकता हूँ कि सर इंटरमीडिएट गुड मेरे इनपुट्स होते हैं बेसिकली, या फिर जो गुड्स मैंने रीसेल करने के लिए खरीदे हुए हैं, ये मेरे इंटरमीडिएट गुड हो गए। ध्यान रखना इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू जो है वो मर्ज हो जाती है जब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो एज इन जब आपने शुगर खरीदा और उससे आपने बनाया स्वीट्स को, तो शुगर की वैल्यू स्वीट्स में मर्ज हो गई है। आप उसको प्रोडक्शन होने के बाद अलग अलग नहीं कर सकते हो, शुगर को स्वीट से वापस नहीं निकाला जा सकता। तो ये कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हमारे फाइनल प्रोडक्ट के साथ मर्ज हो जाती है, और इंटरमीडिएट गुड ही फर्दर प्रोसेस होने के बाद फाइनल गुड्स बनते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आता है। सर टॉपिक खत्म हो गया बेटा। फाइनल गुड्स की क्लासिफिकेशन फर्दर करनी पड़ेगी हमें, जो यही दोनों क्लासिफिकेशन बनती है। फाइनल गुड्स को यहाँ पर दोबारा से करके दिखा देता हूं मैं आपको कि फाइनल गुड्स को ना दो पार्ट्स में बांटा जाता है। हमारे पास फाइनल गुड्स होते हैं, एक हो सकते हैं हमारे फाइनल गुड्स में कंजम्पशन गुड,
जो हमारे हाउस होल्ड के थ्रू कंज्यूम होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास कैपिटल गुड। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें 1 से 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस भी 3 नंबर का कई बार पूछा गया। अगर मैं कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स की बात करूं, सर कंजम्पशन गुड्स हाउस होल्ड के थ्रू यूज हो रहे हैं, और कहां पर यूज हो रहे हैं सर? उनके घर में, हाउस होल्ड अपने घरों पे यूज कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स कौन यूज कर रहा है सर? बिजनेसेस यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, फॉर्म्स यूज कर रही है बेसिकली। अच्छा सर, एग्जांपल्स देखो, हाउस होल्ड गुड्स को ना 4 पार्ट्स में बांटा गया। कह रहा हाउस होल्ड गुड्स यानी कंजम्पशन गुड्स को पहले 4 पार्ट से बांटा गया। कह रहा एक होते हैं हमारे पास ये ड्यूरेबल गुड्स। ओके जी, ड्यूरेबल गुड्स कौन से हुए? जिनका लाइफ स्पैन मोर देन 1 ईयर रहेगा, जिनका लाइफ स्पैन मोर देन 1 ईयर रहेगा, वो होते हैं हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स। सर एग्जांपल, मेरे घर में रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी है, ये सारी चीजें 1 साल से ज्यादा तक रहती हैं, तो इनको ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। फिर आता है मेरे पास सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से हुए? सर सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन अप टू 1 ईयर रहता है, यानी लेस देन और अप टू 1 ईयर तक रहेगा इनका लाइफ स्पैन। सर इनके एग्जांपल्स शूज, क्रॉकरी, क्लॉथ्स, ये जनरली 1 साल तक चलते हैं, तो इनको सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोला जाता है। फिर आता है मेरे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में मेरे पास आता है वो वाले गुड्स जिनका लाइफ स्पैन नहीं होता, एज इन वो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन के साथ खत्म हो जाते हैं, बोला जाता है उनको नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आई होप सो समझ आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बाद लास्ट में आ जाती है हमारे पास सर्विसेज। सर्विसेज इज ऑल्सो नॉन ड्यूरेबल एंड intangible goods. Services are the intangible goods which can be never seen or not touched. ठीक है, इनको कंज्यूम किया जाता है हाउस होल्ड के थ्रू। तो ये 4 तरीके के गुड्स है जो हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, समझ आता है। अब देखो, ड्यूरेबल कौन से थे? जिनका लाइफ स्पैन 1 साल से ज्यादा है। सेमी ड्यूरेबल अप टू 1 ईयर तक चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल जिनका लाइफ स्पैन बिल्कुल नहीं है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन से खत्म हो गए। और सर्विसेज, ये चारों हमारे पास कंजम्पशन गुड्स में आ गए। अब सर कैपिटल गुड्स की बात करें, कैपिटल गुड्स वो वाले गुड्स हैं जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस, यानी जो बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है। एग्जांपल सुनना, सर बिजनेस के अंदर मशीनरी बिजनेस में यूज हो रही है, फर्नीचर। ओके, अच्छा, अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक समझने वाली बात है। अगर एक रेफ्रिजरेटर मैं मेरे घर में यूज कर रहा हूं, वो कंजम्पशन गुड है। वही रेफ्रिजरेटर मैं मेरी डेयरी शॉप में यूज कर रहा हूं, मेरी स्वीट शॉप में यूज कर रहा हूं, मेरे लिए वो कौन सा गुड बन गया? कैपिटल गुड बन गया, इन्वेस्टमेंट गुड बन गया। समझ आता है? तो यहां पर डिफरेंस किस बात का है सर? गुड को यूज कहां किया जा रहा है। कोई भी गुड कैपिटल गुड और कंजम्पशन गुड बन सकता है, डिपेंड करता है उसके यूज पे, नॉट द नेचर ऑफ द गुड इटसेल्फ। तो यूज कैसे हो रहा है? अगर उसका यूज आप घर पे कर रहे हो, माना जाएगा कंजम्पशन गुड। अगर उसका यूज आप बिजनेस फॉर्म्स में कर रहे हो, तो मान लिया जाएगा वो कौन सा गुड है सर आपका? वो आपका कैपिटल गुड है। आई होप सो डिफरेंस समझ आता है। आप समझो गुड्स का यूज कहां हो रहा है, यूज के बेस पे बेटर तरीके से क्लियर कर पाओगे। आई होप सो क्लियर होता है कि अगर आपके पास एक गुड जो घर में यूज हो रहा है, कंजम्पशन गुड बन जाएगा वो। अगर एक गुड यूज हो रहा है आपके पास बिजनेस में, तो वो कैपिटल गुड बन जाएगा। लाइफ स्पैन जिसकी 1 साल से ज्यादा, उसकी बात कर रहा हूं मैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी की। सर ये देखो, आज तक के कॉन्सेप्ट तो ना हमारे यहीं तक के थे, हमने खत्म कर लिया है। एक ना इंटरमीडिएट गुड के बारे में ना स्पेशल पॉइंट है, ध्यान से सुनना। क्या स्पेशल पॉइंट है? देखो, हम लोगों को पता है ट्रक्स, और जो ट्रक्स होते हैं या फिर एयरक्राफ्ट्स हो गए, ठीक है, ट्रक्स, एयरक्राफ्ट्स जो ना हम लोग यूज करते हैं। सपोज मेरा बिजनेस है, उसके अंदर मैं एक ट्रक यूज कर रहा हूं, तो सर वो जो ट्रक है ना, वो माना जाएगा मेरे पास एक फाइनल गुड है, और फाइनल गुड में कैपिटल गुड है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हुई है मैंने ट्रक में। अच्छा, बट अगर ये ट्रक या व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं इंडियन आर्मी के थ्रू डिफेंस सर्विसेज जनरेट करने के लिए, स्पेशल पॉइंट है ये कि इंडियन आर्मी डिफेंस सर्विसेज के लिए उन ट्रक्स को यूज कर रही है, तो मान लिया जाता है कि वो वाले ट्रक्स जो है ना, वो इंटरमीडिएट गुड है। ये एक स्पेशल पॉइंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आता है इसमें से, कि if the trucks used by the government for the military purposes, then these will be treated as intermediate good. आई होप से ये पॉइंट भी समझ आता है। मैं आपको सारे रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे, उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से नोट्स को अच्छे से ले सकते हो, प्रॉपर नोट्स प्रेजेंट कर दूंगा नीचे। आई होप से आपको समझ आता है सारा। आज की वीडियो में हम लोग इतने ही टॉपिक करेंगे, फाइनल गुड्स तक समझा हमने। हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जहां से हमारे रियल इस चैप्टर के फॉर्मूला स्टार्ट होंगे। 15-20 मिनट की एक वीडियो लगेगी, उससे भी कम की लगेगी, जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि आपकी नॉलेज को और फर्दर चैप्टर्स को दोनों को स्ट्रॉन्ग करेंगे चैप्टर। आई होप सो यहां तक का काम समझ आता है। कोई भी डाउट रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, यूज करो, मुझसे पूछो। कोई भी डाउट रहे था, आप आराम से वहां से पूछ के अपना सॉल्यूशन ले सकते हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।